नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इन्हीं को क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और यदि आपने इससे पहले की जो 25 क्लास हैं संस्कृत पेडागोजी की वो नहीं देखी हैं, इसके अलावा जो हाउ टू सोल्व संस्कृत पैराग्राफ वो नहीं देखा है, उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको जो हम सबका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने जितनी भी संस्कृत पेडागोजी क्लासें कराई हैं उनको जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, छात्राणाम स्वायत्तताम प्रोन्नति कर्तुम परिणामकारीषु मार्गेषु एक है। तो इसमें पूछा गया है छात्रों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका जो प्रोन्नत करने के लिए परिणामकारी मार्ग में से एक है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि छात्र को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है प्रोन्नत करना है, तो उनके लिए इनमें से कौन सा परिणाम जो है सही रहेगा, कौन सा जो है मार्ग सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं कि पौने पुण्यन छात्राणाम परीक्षणम, बार बार छात्रों को जो है परीक्षण करना। यदि आप बार बार जो है छात्रों को आप परीक्षण करेंगे तो क्या इससे जो छात्र है वो आत्मनिर्भर बनेंगे? तो देखिए बिल्कुल नहीं बनेंगे। नहीं, बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, कि जो प्रश्न है प्रश्न करने के लिए जो है छात्रों को जो प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। यदि जो छात्र हैं वो शिक्षक से बार बार प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो छात्र है वो आत्मनिर्भर बनेंगे, उनमें जो कॉन्फिडेंस जागेगा। ठीक है, यदि बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, कठोरानुशासन विधि, यदि जो शिक्षक है वो कठोर अनुशासन की विधि जो अपनाएगा, क्या उससे जो छात्र हैं उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, उनका जो आत्मनिर्भर है वो प्रोन्नत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, निगदित पाठ्यनाम सविस्तरम पाठनम, मतलब जो निश्चित पाठ्य हैं उनको जो विस्तार सहित पढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो छात्रों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको प्रोन्नत करने के लिए कौन सा जो है मार्ग अपनाना चाहिए? ये वाला मार्ग अपनाना चाहिए कि जो छात्र हैं उनको जो है प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए जो है छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। और यदि क्वेश्चन समझ आ गया है, वीडियो को लाइक ना किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचनात्मकाकलनस्य प्रधानोद्देश्य। तो देखिए जब रचनात्मकाकलनस्य की संधि विच्छेद होगी तो होगा रचनात्मक जमा आकलनस्य। इसका अर्थ हो जाएगा रचनात्मक आकलन का जो है प्रधान उद्देश्य है। तो रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्र दोषान्वेषणम, छात्रों के जो दोष है उन्हें खोजना। सेकंड ऑप्शन है उपलब्धि मापनम, उपलब्धि मापना कि छात्रों ने कितना अचीव किया है वो उसकी उपलब्धि मापना। थर्ड ऑप्शन है उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, यानी कि उत्तीर्ण और जो अनुत्तीर्ण है, यानी कि पास और फेल की जो श्रेणी है उसका निर्धारण करना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है बोधनाध्योनोत्तरीकरणम, यानी कि जो ज्ञान है और जो अध्ययन है उसकी उन्नति करना। तो देखिए जो रचनात्मक है उसका आकलन का प्रधान उद्देश्य कौन सा होगा? यदि हम बात करें कि छात्रों का जो दोष है वो खोजना, इसके लिए जो रचनात्मक आकलन है वो नहीं किया जाता। उपलब्धि मापने की यदि हम बात करते हैं बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड की यदि हम बात करें कि जो उत्तीर्ण है और अनुत्तीर्ण है उसके लिए निर्धारित, मतलब उसका निर्धारण करना, इसके लिए भी जो है रचनात्मक आकलन नहीं किया जाता। तो किस लिए किया जाएगा? तो वो किया जाएगा किसके लिए कि जो छात्र हैं, छात्रों को जो ज्ञान है उन्होंने जो है उस ज्ञान में कितनी उन्नति की है। ठीक है, तो छात्र ने जो ज्ञान है उनमें जो उन्होंने ज्ञान के द्वारा जो अध्ययन किया है, उन्नति की है, वो कितनी की है, यही जो उद्देश्य है वो क्या किसका उद्देश्य है? ये जो है रचनात्मक के आकलन का उद्देश्य है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में, छात्रा गरुड़ विषये एकाम कविताम पठितुम आरभन्ते पठनात् पूर्वम शिक्षकस्य महत्वपूर्णम कार्यमस्ति। तो थ्री जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि जो छात्र है वे गरुड़ के विषय में एक कविता पढ़ना जो है शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पहले जो शिक्षक है उसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कवितायाम विद्यमानान कठिन शब्दान रेखांकितानां कर्तुम छात्रान प्रतिकथनम, यानी कि जो कविता है, कविता में विद्यमान जो कठिन शब्द हैं उनको जो है रेखांकित करने के लिए जो है छात्रों को जो है कहना। सेकंड ऑप्शन है गरुड़ विषय छात्रान प्रति चर्चायाम करते कथनम, गरुड़ के विषय में छात्रों को जो है चर्चा करने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है छात्रान प्रति कठिन शब्दानाम
अर्थ ज्ञानाय कथनम, छात्रों को जो है कठिन शब्दों को लिए जो है जो अर्थ ज्ञान है उसके लिए जो कहना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि कवे विषय अधिकम विवरणम छात्रेभ्य दातव्यम, कवि के विषय में जो है अधिक विवरण जो है छात्रों को देना चाहिए। तो अब इसमें सी आंसर कौन सा है? तो देखिए यदि हम बात करें सी आंसर की तो जो होगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन। इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को और दोबारा से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छात्र हैं, छात्र जो है गरुड़ के विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करते हैं, तो पढ़ने से पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जो शिक्षक है उसका सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य इनमें से यही वाला होगा कि जो गरुड़ है, गरुड़ के विषय में छात्र को जो है चर्चा करने के लिए कहें। ठीक, इससे होगा क्या, जब जो छात्र हैं गरुड़ के विषय में चर्चा करेंगे तो उन्हें जो थोड़ा गरुड़ के विषय में जो है जानकारी मिल जाएगी एक दूसरे के माध्यम से। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, गरुड़ विषयेन छात्रान प्रति चर्चा कृत्य कथनम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंहस्य विषये एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रान निर्दिष्टि, शेर के विषय में एक कथा पढ़ करके। देखिए अभी मैं आपको इससे पहले जो क्लास थी उसमें पढ़ाया था प्रत्यय के बारे में। तो देखिए आप पठित्वा में जो है कथुआ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो कथुआ का आपने देखा होगा, इसमें त्वा ही शेष है और इसका अर्थ क्या होगा? करके, करिया करके। मैंने बताया था इससे पहले जो वीडियो दी थी मैंने कि जो कथुआ प्रत्यय है इसका अर्थ करिया करके होता है, ठीक है। तो अब आपको पता लग जाएगा, पठ का तो अर्थ होता है पढ़ना, और जब इसमें कथुआ प्रत्यय जुड़ेगा तो जाएगा पठित्वा, तो जाएगा पढ़ करके, ठीक है। तो शेर के विषय में एक कथा पढ़ करके शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है, भवान स्वयं अरण्य सिंह अस्ति, यानी कि वो ये कह रहे कि आप स्वयं जो है जंगल में शेर हैं। इति मनसी विचार्य कथाम श्रृण्वन्तु, मतलब ऐसा मन से विचार करके जो है कथा सुनिए। इति ऐसा, एवं सा किम विकसितुम प्रयत्नं करोति, इस प्रकार से वह क्या विकसित करने का जो है प्रयत्न कर रही है, ठीक है। सा का अर्थ होता है वह। यदि हम बात करते हैं, देखिए सा का अर्थ भी वह होता है और स का अर्थ भी वह होता है। जो स होता है वो पुल्लिंग के लिए आता है, ठीक है, उसकी जो हिंदी है वो वह ही होती है। यदि जो हम बात करते हैं सा की तो ये आता है स्त्रीलिंग के लिए, इसका अर्थ भी जो क्या होता है वह ही होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सृजनात्मकताम चिंतन क्षमतांच, यानी कि सृजनात्मकता और चिंतन की क्षमता का। सेकंड ऑप्शन है रूपांतरणम अनुवादंच, रूपांतरण और अनुवाद का। थर्ड ऑप्शन है प्रारूप लेखनम लेखन कौशलंच, यानी कि प्रारूप लेखन और लेखन कौशल का। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है पठन कौशलम लेखन कौशलंच, यानी कि पठन कौशल और लेखन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि शेर के विषय में एक कथा पढ़ा करके जो शिक्षिका है वो छात्रों को निर्देश दे रही है कि आप स्वयं जंगल में शेर हैं, तो ऐसा मन में विचार करके जो कथा को सुनिए, ठीक है। तो ऐसा जो है वो यह इसलिए कर रही है ताकि जो छात्र हैं वो जो है सृजनात्मक हों और उनकी जो मतलब सोचने की शक्ति है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन, सृजनात्मकता चिंतन क्षमतांचा, यानी कि सृजनात्मकता और चिंतन की क्षमता को विकसित करने के लिए जो क्या कर रही है वो जो है ऐसा कह रही है कि यदि मैं जो मतलब जो कविता है मतलब जो मतलब पाठ है इसको पढ़ा रही हूँ, इसमें जो आप ये मानिए कि आप जो है जंगल के एक शेर हैं। जब बच्चे जो है ये ऐसा मानेंगे कि मैं एक जंगल का शेर हूँ, तो इससे क्या होगा, जो छात्र हैं उन्हें जो है चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नए विचार जो अपने मन में लाने पड़ेंगे। और जब बच्चे अपने मन में नए विचार लाएंगे तो वो क्या होगा, उससे जो है उनके अंदर जो है जो सृजनात्मकता है और जो चिंतन क्षमता है उसका विकास होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषाधिगमाधिग्रहणयों मध्य क्या भेद है। तो देखिए भाषाधिगमाधिग्रहणयों, जब ये संधि विच्छेद होगी इसकी तो होगा भाषा जमा अधिगम जमा अधिग्रहणयों। तो इसका अर्थ हो जाएगा भाषा अधिगम और अधिग्रहण, यानी अर्जित जो करना होता है भाषा को वो, ठीक है। मध्य यानी कि बीच में, क्या का मतलब क्या भेद है, भेद या अंतर है। तो जो भाषा अधिगम होती है और जो भाषा अधिग्रहण होता है यानी अर्जित करना, उसके बीच में क्या भेद है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है उभये अधिगमाधिग्रहणे, साई जी के मतलब उभये का अर्थ होता है दोनों यानी अधिगम और अधिग्रहण दोनों ही जो है सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा है अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहणम साहजिकम, मतलब जो अधिगम है वो
प्रयास पूर्वक होता है, मतलब प्रयास से जो है सीखा जाता है, और जो अधिग्रहण है वो सहज होता है। थर्ड ऑप्शन में क्या गया है, उभये अधिगमाधिकरणे प्रयासजन्य, मतलब दोनों जो अधिगम है वो भी और जो अधिग्रहण है वो भी, दोनों क्या है वो प्रयास पूर्वक सीखे जाते हैं। यदि बात करें फोर्थ ऑप्शन की कि जो अधिग्रहण है वो प्रयासजन्य है और जो अधिगम है वो सहज है। तो अब इसमें से आंसर कौन सा, देखिए यदि हम बात करते हैं भाषा अधिगम की, ठीक है, तो भाषा अधिगम क्या होता है, वो जो प्रयास से सीखा जाता है, ठीक है। अधिगम कैसे होता है, वो जो प्रयास के द्वारा वो सीखा जाता है, अधिगम होता है। यदि हम बात करते हैं अधिग्रहण की, तो जो अधिग्रहण है वो सहज होता है, जिसे जो बच्चा है वो फॉलो करके परिवार वालों से, अपने आसपास यानी परिवेश से जो है क्या करता है, अर्जित करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। अधिगम कैसा होता है, प्रयासजन्य होता है, और जो अधिग्रहण है वो क्या होता है, वो सहज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एकस्यां भाषाया अधिगमार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। एक भाषा के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है चलचित्राणाम नाटकानाम व प्रेक्षणम, यानी कि जो चलचित्र है और नाटक देखना। सेकंड ऑप्शन है अध्ययनाध्यापन सामग्री नाम उपयोग है, मतलब जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका उपयोग। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संवाद, यानी कि सामाजिक बातचीत करना। और लास्ट ऑप्शन है पुस्तकानाम पठनम, पुस्तक पढ़ना। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक भाषा की कक्षा है, ठीक है, एक भाषा जो है उसके अधिगम के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे अधिक है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा व्यापक चीज़ क्या है, इसमें ज़्यादा चीज़ें समाई हुई हैं। तो देखिए हम बात करते हैं समाज की, तो समाज में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलचित्र नाटक जो ये सब जो है समाज में आएंगे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जो शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी किसके अंदर आएंगे, स्कूल, और स्कूल किसके अंदर आता है, समाज के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब जो है किस में आती हैं, समाज में, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर सामाजिक संवाद, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। एक पाठ को पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या अति यानी कि बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक, जब संधि विच्छेद होगी तो होगा अति जमा आवश्यकम, ठीक है। तो एक पाठ को पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या बहुत ही आवश्यक है, क्या अति आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है शीघ्रतया पठनम, कि जल्दी से पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना। सेकंड है शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। थर्ड है विराम चिन्हनाम शुद्धतया प्रयोग है, विराम चिन्हों का शुद्धता से प्रयोग करना। और लास्ट ऑप्शन है पाठस्य अर्थावबोध है, यानी कि जो पाठ है उसके अर्थ का जो है समझना। तो अब सही आंसर कौन सा है, तो देखिए यदि हम बात करते हैं पढ़ने की, ठीक है, जो पढ़ना होता है, पढ़ने के समय जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही होता है। यदि हम इन 4 ऑप्शन की बात करते हैं उनमें कि जो पाठ है उसका जो है अर्थ समझना, ठीक है, उसका अर्थ समझ आना चाहिए कि आखिर इस पाठ में जो है क्या क्या गया है, ठीक है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन कि पाठ के अर्थ को जो है समझना, जानना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में श्रुतलेखम वदनम समये शिक्षकस्य कृते किम आवश्यकम, मतलब जो श्रुतलेख यानी इमला होता है उसे बोलते समय शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें है उच्चारण से स्पष्टता, उच्चारण की स्पष्टता, की जो शिक्षक जो इमला यानी श्रुतलेख बोल रहा है कि वो जो शुद्ध उच्चारण करे, स्पष्ट उच्चारण बोले। सेकंड ऑप्शन है संपूर्णांश वारम वारम पठनम, मतलब जो संपूर्ण अंश है उसको बार बार पढ़ना। थर्ड वाला ऑप्शन है शनै शनै स्थित्वा वदनम, यानी धीरे धीरे स्थित रहकर जो है बोलना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है मध्य वाक्य नाम पुनरावृत्ति, कि बीच बीच में जो है वाक्यों की पुनरावृत्ति करना, बार बार जो वाक्यों को दोहराना। तो देखिए यदि हम बात करते हैं श्रुतलेख बोलते समय शिक्षक के लिए ये आवश्यक तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक इनमें से कौन सा है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए जब श्रुतलेख कोई शिक्षक बोलेगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है उच्चारण की स्पष्टता, ठीक है। यदि जो शिक्षक है वो उच्चारण ही स्पष्ट नहीं बोलेगा, स्पष्ट करेगा, तो जो छात्र हैं वो गलत लिखेंगे। अब कैसे, जैसे मान लीजिए एक शब्द में तो आता है सलजम वाला स यानी कि तालव्य से, और एक में आता है दंतव्य से यानी कि सपेरे वाला से, ठीक है। तो जब भी उसे जो है सलजम वाला स बोलना है तो उसको बोलना चाहिए जैसे सलजम, शलजम, थोड़ा सा स को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा खींचना चाहिए, शलजम, ना कि वो सलजम बोले, ठीक है। क्योंकि जो सलजम का उच्चारण है जब वो करेगा तो उसका जो तालु है उसको स्पर्श करना आवश्यक है, ठीक है। और जब वो सपेरे वाला स बोलेगा यानी कि दंत स बोलेगा तो उसका उच्चारण जो दांत से होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है क्या,
स्कूल स्कूल बोल रहा है, ठीक है, या स्लेट बोल रहा है, तो स्लेट यानी कि उसको उच्चारण कहाँ निकल रहा है, तो वो दांत से निकल रहा है, इसलिए वो दंतव्य से है, ठीक है। तो उच्चारण की स्पष्टता बहुत जरूरी है यदि कोई शिक्षक जो है श्रुत लेख जो है बोल रहा है या इमला बोल रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा इसलिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्वेश्चन में डिस्कैलकुलिया इति अस्ति, तो डिस्कैलकुलिया है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पठन संबंधी विकार है कि ये पठन संबंधी विकार है, सेकंड है मानसिक विकार, थर्ड है व्यवहारिक विकार और लास्ट ऑप्शन है गणितिक विकार है, यानी कि गणितिक विकार है। तो देखिए जो डिस्कैलकुलिया है ये क्या होती है, ये गणित से संबंधित समस्या होती है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है मान लीजिए यदि जोड़ दिया गया 4 जमा 4, तो हो सकता है वो 4 जमा 4 की जो गुणा कर दे, क्योंकि उसे जो गणित संबंधी समस्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गणित से संबंधित जो भी समस्या होती है वो होती है डिस्कैलकुलिया। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, गणितिक विकार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तम लेखने एतत् न अगस्ति, मतलब उत्तम लेखन में निम्न से कौन सा नहीं आता है। एक बार फिर देखिए, उत्तम लेखने एतत् न अगस्ति, उत्तम लेखने में यानी कि उत्तम लिखने में, श्रेष्ठ लिखने में इनमें से कौन सा नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणगत शुद्धता, सेकंड है विचारा विचार, थर्ड है योग्य पदानाम चयनम यानी कि योग्य पदों का चयन, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख है, यानी कि केवल उत्कृष्ट हस्तलेख। तो अब इसमें से आंसर देखिए कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उत्तम लेख है यानी कि अच्छा लेख, श्रेष्ठ लेख के लिए इनमें से कौन सा नहीं आएगा। देखिए यदि हम बात करते हैं व्याकरणगत शुद्धता, तो देखिए उत्तम लेख लिखने के लिए जो व्याकरणगत शुद्धता होनी चाहिए, विचार भी होने चाहिए। जब तक विचार नहीं होंगे तो लेख किस बात का, ठीक है, योग्य पदानाम चयन, तो योग्य पद भी होने चाहिए। जो छात्र लिख रहा है, मतलब जो भी उत्तम लेख लिखा जा रहा है उसमें जो योग्य पदों का चयन भी होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख, तो देखिए हम बात की गई है किसकी, केवल की बात की गई है कि केवल उत्कृष्ट हस्तलेख, तो यही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो केवल है ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है और क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। जब क्वेश्चन निगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, निगेटिव वाला ही होगा, ठीक है। तो 3 तो पॉजिटिव हैं, जो लास्ट वाला वो क्या है, वो निगेटिव है कि केवल उत्कृष्ट जो हस्तलेख है वही जो है उत्तम लेखन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते जरूर रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।